नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। हरियाणा के नूंह में हुए दंगों के बाद अब पुलिस की नींद खुल गई। पुलिस ने दंगों की शुरुआती जांच के बाद नूंह में रोहिंग्यों और अवैध घुसपैठियों पर बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने तावडू रोहिंग्यों और अवैध घुसपैठियों के अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाया है। जांच में सामने आया है कि ये लोग हिंसा में शामिल थे। बताया जा रहा है कि इन रोहिंग्यों ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ था। इतना ही नहीं, शुरुआती जांच में ये लोग हिंसा में भी शामिल पाए गए। ऐसे में पुलिस ने बुलडोजर से 200 से अधिक झुग्गियों को गिरा दिया। बुलडोजर का एक्शन करीब 4 घंटे तक चला। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कितनी बड़ी कार्रवाई है ये रोहिंग्यों पर? ये कार्रवाई तो बड़ी है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि कार्रवाई कैसे शुरू हुई जी, और ये कार्रवाई का मॉडल कहां से आया जो पूरे दुनिया में तहलका मचाए हुए है। क्योंकि जो बुलडोजर शब्द का उपयोग पिछले 2 सालों से किया जा रहा है, उसके साथ जुड़ा हुआ एक शब्द है बाबा का बुलडोजर, योगी का बुलडोजर। बिल्कुल सही बात। और ये जो योगी का बुलडोजर मॉडल है, ये दुनिया के लिए नजीर बनता जा रहा है। सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहे हैं, फ्रांस में भी जब ऐसी घटनाएं होती है तो वहां के लोग भी मांग करते हैं कि यहां पर योगी मॉडल आना चाहिए। यानी कि जो भी गुनाहगार है, उन गुनाहगारों को पहचानो, पकड़ो और उसके बाद उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई करो कि वो सोचने पर मजबूर हो जाए कि हमने अगर कोई गलत काम किया तो उसका परिणाम ऐसे ही भुगतना पड़ेगा। अब खट्टर सरकार ने यही बातें सोची है कि नूंह में जो हिंसा हुई, हिंसा के पीछे का कारण क्या था? कारण सिंपल सी बातों में है कि जिस तरीके से मानसिकता बदल रही है, ये लोग जो शोभा यात्राओं पर, हर जगह पर, एक जगह की बात नहीं कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पर ये जो घटनाएं घटती है, उस मानसिकता के ऊपर आघात करना जरूरी है कि आखिरकार शांति भंग करने के लिए, परेशानी पैदा करने के लिए इन लोगों ने ठेका क्यों ले रखा है। अगर किसी भी समुदाय विशेष को दूसरे समुदाय से तकलीफ है तो फिर सारे लोगों को तकलीफ होनी चाहिए, लेकिन एक जो कुछ परसेंटेज कहा जाए, यानी कि 10-15% लोग जो कि परेशानी पैदा करने के लिए ही बैठे हैं, उन लोगों के कारण एक समुदाय विशेष के 80% दूसरे लोग भी परेशान हैं और दूसरे लोगों को भी उसमें शामिल होना पड़ता है। अगर इस मामले को पूरी तरीके से देखें तो नूंह से जो घटना सामने आई, उसके पीछे की वजह क्या थी? ये लोग शोभा यात्रा निकाल रहे थे। प्लानिंग पहले से थी। अगर प्लानिंग पहले से नहीं होती तो ऐसा नहीं था कि अचानक से ईंट, पत्थर, रोड़े, तलवार, डंडा, लाठी और अवैध हथियार वहां पर मिल जाते। ये एफआईआर की रिपोर्ट में पता चलता है और उसमें भी कोई हिंदू ने ये एफआईआर की रिपोर्ट नहीं दी है। वहां पर जो शोभा यात्रा के दौरान ड्यूटी मजिस्ट्रेट की भूमिका निभा रहा था, उसका नाम था आबिद हुसैन, और उसने पूरा हलफनामा दिया है कि जब हम वहां पर खड़े थे, ड्यूटी पर थे और हमारे साथ एक जगबीर सिंह थे, हम दोनों ड्यूटी निभा रहे थे, उसी समय शोभा यात्रा वहां से निकली और अचानक से पता चला कि 400 से 500 लोग आसपास से निकले और घेराबंदी शुरू कर दी। 40-50 लोग तो ऐसे थे जिनको घेर लिया गया, जो शोभा यात्रा में शामिल हो रहे थे। उन लोगों के ऊपर हमला किए गए और फिर वो लोग भागकर मंदिर की तरफ जाने लगे। लोगों को मंदिर के अंदर बंद होना पड़ा और बाहर में भीड़ आक्रामक हुई पड़ी थी। इन्हीं लोगों में से कुछ हथियार भी चला रहे थे, पत्थर भी चला रहे थे, डंडा लाठी लिए हुए भी थे। ये सारी की सारी रिपोर्ट जो है कि इतने लोग कहां से आए और कैसे आए, जो बता रहे हैं कि हम उसका नाम पहचान नहीं जानते हैं, लेकिन इस समुदाय के लोग थे। वो कहने वाला व्यक्ति आबिद हुसैन है, जो कि मजिस्ट्रेट की ड्यूटी पर था। अब आबिद हुसैन क्या वायस्ड होकर किसी मुसलमान को फंसा रहा है? यह घटना ऐसे ही हुई और इसके बाद जो जांच हुई उसमें पता चला कि जहां पर जो करीब 1 एकड़ जमीन पर जो हरियाणा विकास प्राधिकरण का है, वहां पर बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं,
कुछ रोहिंग्या मुसलमान हैं और बांग्लादेश असम से आकर यहां पर धीरे धीरे बस गए थे। उसमें भी एक और बड़ी भूमिका थी, क्योंकि वो जो जमीन अधिग्रहित की गई थी, एक्वायर किया गया था, वो एक्वायर जिन किसानों से किया गया था उनको भी इसमें उनकी भी भूमिका थी। वो जमीन तो सरकार को दे दिए, मुआवजा भी, पैसे भी ले लिए, और उसके बाद जब तक ये डेवलप नहीं हो पा रहा था तब तक इन लोगों ने उसी जमीन के ऊपर इन लोगों को बसाया, पैसा लेकर इन लोगों से रेंट लेता था और सरकार को इसकी भनक नहीं थी, जानकारी नहीं थी। ये माना जा रहा था कि चलो जैसा है वैसा रहने दो, जब जरूरत पड़ेगी सरकार को तो उस समय कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जितने लोग पकड़े गए हैं, अभी तक 176 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 78 लोगों को डिटेन किया गया है, गुरुग्राम से, नूह से, मेवात के दूसरे एरिया से। इन सब लोगों में 80% जो हैं 19 साल से 25 साल के बीच के हैं, और उसमें से ज्यादातर ये पाया गया है कि ये घुसपैठिए हैं जिन्होंने हिंसा में बढ़ चढ़कर भूमिका निभाई। ये हमला करने वाले लड़के थे, लोग थे, क्योंकि इसे पता है कि आज हम यहां हैं, कल कहीं और चले जाएंगे। अगर तत्काल कार्रवाई नहीं होती तो ये अब तक गायब हो गए होते। लेकिन जो नूह में हुआ ये शर्मनाक घटना थी, और इसीलिए खट्टर ने उस दिन भी कहा था कि इतने लोगों को सुरक्षा तो मुहैया नहीं करा जा सकती, लेकिन जो इसके लिए गुनाहगार है, जिसने ये पूरी कॉन्स्पिरेसी रची है, और जो जो इसमें शामिल है, सबको सबक सिखाया जाएगा। और उसी समय उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हुआ है यहां भी होगा, और वही सीएम योगी का बुलडोजर मॉडल यहां पर आया। 200 से ज्यादा घर बनाकर वहां पर रह रहे हैं, यानी 200 परिवार का मतलब है कम से कम तो 1000 से ज्यादा लोग, और 1000 से ज्यादा लोगों वहां पर जो रह रहे थे, इन लोगों को बरगलाया गया, बताया गया कि देखो ये जो शोभा यात्रा है उसमें सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट चल रहे हैं, इसमें मोनू मानेसर का नाम आया था। मोनू मानेसर के ऊपर पहले भी चार्जेस लगे थे कि 2 लोग गो हत्या के मामले में फंस गए थे, जिसको इन लोगों ने हत्या की थी। मोनू मानेसर का उस हत्या में नाम आया था, राजस्थान का मामला था, लेकिन उसका इन्वेस्टिगेशन अपनी जगह हो रहा है। इसने कभी ये स्वीकार नहीं किया कि हमने ऐसा किया है, चूंकि ये काउ विजिलेंस ग्रुप का है, यानी कि गौ रक्षक दल में ये लोग काम करते हैं, इसलिए इसके ऊपर शक आया था। और जो सोशल मीडिया पोस्ट आए उसमें से कुछ प्रोवोकेटिव पोस्ट भी थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि हमेशा ये कहा जाता है कि अगर जुबान से तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा रहा है तो तुम जुबान का इस्तेमाल करोगे, कानून और परंपराओं का इस्तेमाल करोगे। इसका मतलब यह नहीं है कि कोई किसी को गाली दे, इसका मतलब है कि वो पिस्टल निकाल कर उसे गोली मार दे। अगर गाली दे तो उसके लिए एक व्यवस्था बनाई गई है कि उसकी शिकायत कहां की जाएगी। तो उसी तरीके की बात है, अगर वहां पर मेवात के आसपास के मुसलमान को, मेवात के मुसलमानों को, जो कि हमेशा से यह माना जाता रहा कि पाकिस्तान के समर्थक रहे हैं, प्रो पाकिस्तानी लोग रहे हैं। जब 1947 में यहां पर जो भारत का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान बना था, तो ये लोग यहां से पलायन करने की कोशिश कर रहे थे। यहां फिर महात्मा गांधी का आगमन होता है और इन लोगों को कहा जाता है कि आप लोग अपने संस्कृति को छोड़ के, अपने देश को छोड़ के क्यों पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं। इन्हें रोक लिया गया, लेकिन इसके जो इन लोगों का जो माइंडसेट था वो प्रो पाकिस्तानी ही रहा। और इस बीच जब ये शोभा यात्रा जा रहा था, अगर प्रोवोक ही किया गया तो उसका जवाब आपको उसी प्रोवोकेशन से या फिर कानूनी तरीके से देना चाहिए। लेकिन इन लोगों ने शिकायत नहीं की, इन लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी कि गैस सिलेंडर रख लो, गाड़ियों को जलाने के लिए पेट्रोल रख लो, पत्थर इकट्ठा कर लो, लाठी डंडे रख लो और कुछ हथियार भी रख लो, अगर जरूरत पड़ेगी तो इसका भी इस्तेमाल किया जाएगा। जब वहां से यात्रा गुजरी, अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया, क्योंकि पत्थरबाजी करते हुए कुछ तस्वीरें भी सामने आई है। और उन तस्वीरों के बाद जब हंगामा इन लोगों ने शुरू किया, अफरा तफरी मच गई, तो उसमें 6 लोग मारे गए। ये गोली कैसे चल गई? क्योंकि गोली चलाने के लिए पहले से हथियार इकट्ठा किया गया था। अब जो खट्टर साहब हैं
उन लोगों ने इन पूरे इन्वेस्टिगेशन को देखा। ऐसा नहीं है कि पहला दिन जैसे ही यह घटना घटी उसके अगले दिन ही बुलडोजर लेकर निकल गए और सारे मुस्लिम बस्तियों में बुलडोजर चलाने लगे। ये पूरा पुलिस का इन्वेस्टिगेशन सामने आया, ये पता चला कि ये झुग्गियों में रहने वाले जो लोग हैं, जो कि बांग्लादेश से आए हुए हैं, पश्चिम बंगाल और असम से के रास्ते यहां पर आकर बस गए हैं, इन लोगों की अहम भूमिका रही है और तब इस अवैध निर्माण को हटाया गया। अब धीरे धीरे ये बुलडोजर की कार्रवाई बढ़ेगी। अब मेवात में रहने वाले उन लोगों को जो जिहादी मानसिकता से पोषित हैं, जो जिहादी मानसिकता रखते हैं, उन लोगों को भी सबक सिखाया जाएगा, बताया जाएगा कि अगर तुम शांति भंग करना चाहते हो तो शांति बनाए रखने के तरीके सरकार के पास है। और अभी जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक मॉडल अपनाया है, वो मॉडल तो हिंदुस्तान तो छोड़ दीजिए, विदेशों में भी इसकी मांग होती है। जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज का इस्तेमाल करना, पहचान करना, गिरफ्तारी करना और उसके बाद इनके अवैध कारनामों को उजागर करके उस पर कार्रवाई करना, मतलब साफ तरीके से अगर देखा जाए तो कुछ लोग जो कि घुसपैठिए हैं, अवैध तरीके से यहां रह रहे हैं और वो भी सरकार की मर्जी से शरणार्थी बन के रह रहे हो और शरणार्थी की भूमिका में आके तुम यहां पर गड़बड़ियां पैदा करोगे तो तुम्हें कितने दिन तक बख्शा जाएगा। इसी का एक उदाहरण है, 200 से ज्यादा घरों को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया है। अब अगली बारी उन लोगों की है जो इस हिंसा में शामिल रहे हैं। राजीव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। नूह में रोहिंग्यों का जो तांडव देखने को मिला, उसके बाद राज्य सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। अब धीरे धीरे एक के बाद एक परतें खुलती जा रही है जो बेहद ही चौंकाने वाली। दंगों में शामिल ये रोहिंग्या अवैध तरीके से रह रहे हैं। इनमें से कई लोग हिंसा में शामिल थे, जिनकी बस्ती को उजाड़ कर इनके ऊपर तगड़ा शिकंजा कसा गया है। फिलहाल के लिए किस्सा यूपी का में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।